देखिए, जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था तो बाकी की सारी दुनिया ने उसका स्वागत किया था कि चलो यूरोपियन देश एक हो जाएंगे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब यूनाइट रहेंगे। अमेरिका इसके फेवर में नहीं था। अमेरिका को पता था कि ये देर सवेर यूरोपियन यूनियन इतना ताकतवर बन जाएगा कि खुद अमेरिका के लिए चैलेंज हो जाएगा। नेटो का वो वही देख रहा है, और उसमें ये देख रहा है कि अमेरिका 60% से भी ज्यादा सारा पैसा खर्च करने के बावजूद नेटो में जो है उसको आम सहमति से काम करना पड़ता है, या खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो दादागिरी है वह नेटो के देश मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि इससे पहले कंटिन्यूअस मीटिंगें हुई है, जैसे कि G7 की, या जहां जहां ये जो यूरोपियन यूनियन के जितने भी जो लोग हैं, वहां वहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने देखा कि ये उसके हुक्म जो अर्दली करते हैं बाकी, जैसे कि वेस्ट एशियन देश करते हैं, या बहुत सारे एशियन देश जो अमेरिका की गुलामी में सिर झुकाए रखते हैं, वैसा ये यूरोपियन देश नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहीं ना कहीं मलाल था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, जर्मनी से अपने सोल्जर्स को बुलाया। ये बहुत पुरानी बात है, जब वो अफगानिस्तान से जब वो ला रहे थे, तो पहले कार्यकाल के वहां से, दौरान। जी पहले कार्यकाल के दौरान, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को शुरू से ही ये क्लियर था, और इवन की अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स भी यूरोपियन यूनियन को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन मजबूत होगी तो अमेरिका फिर सेकंड कैटेगरी का मेंबर होगा। तो यह एकदम क्लियर है, और मुझे लगता है कि इसके बाद में नेटो के साथ क्या संबंध होंगे वो भी एक तरीके से डिफाइन होना शुरू होंगे। जी वैभव जी। बिल्कुल, नैन सर के पास चलते हैं। नैन सर, क्या आपको लगता है कि सुपर पावर अमेरिका के समानांतर अब और भी लोग खड़े होंगे, और भी जैसे यूरोपीय यूनियन अलग अपना रुख अपना सकता है? अभी हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, उसमें बहुत सारे देशों के लोग शामिल हुए थे। तो लोग अपने स्तर पर चीजें डील कर रहे हैं। अब वो हर मामले में अमेरिका की सुनना, अमेरिका से पूछना, ये सब लोग करना बंद कर देंगे, आपको लगता है, इस युद्ध के बाद? देखिए, यूरोपियंस को मैं ना बफून समझता हूँ। ये वैसे बंदर हैं जो पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर आपस में लड़े, दूसरे वर्ल्ड वॉर में आपस में लड़े, और इनकी ये फितरत कभी जाने वाली नहीं। जैसे कि तजावत साहब ने कहा कि नेटो ने थोड़ा बांध के रखा हुआ था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बाद नेटो का स्वरूप बदलेगा। उसका क्या नाम होगा क्या नहीं, मैं कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अमेरिका के साथ में पूरा यूरोप विरोध करे, ये मैं नहीं मानता। तो काफी काफी देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो एक यूरोप के अंदर एक दो ग्रुप ना बन जाए, नंबर एक। दूसरा, देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी कहा है कि जो 50,000 ट्रुप इसके जर्मनी के अंदर हैं उनको उसने वापस बुलाने के लिए कह दिया है। ये संदेश उन्होंने दे चुके, वो वापस ट्रुप आ रहे हैं हमें, चाहे वो ईरान युद्ध का बहाना करें या कुछ करें, जो भी है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि अमेरिका का जो घाटा है 39 ट्रिलियन डॉलर्स का, और जो ये इन्होंने डॉलर बॉन्ड्स के अंदर लोगों को बॉन्ड दे दे करके पैसा उठाया हुआ है, चाइना से लेके हर एक कंट्री से है, यूरोप में से भी है। ये ज्यादातर पैसा अगर आप डेप्थ में जाएं तो ये इन्हीं बफून्स के ऊपर खर्च हुआ है, नाटो के ऊपर। यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। आप 1% जीडीपी, 1.5% जीडीपी देते हो, और सारी सेना मेरी, हथियार मेरे, सब कुछ मेरा यहाँ पे लगा के रखते हो। मेरा खर्चा करा दिया आपने 350 बिलियन डॉलर, खुद सारे मिलकर के $300 भी नहीं खर्च किए हो। तो ये थोड़ी चलेगा। 5% के करीब जीडीपी आपकी हर एक की खर्च करनी पड़ेगी अगर नेटो को आपने सक्सेसफुल करना है तो इसमें बुरी बात क्या है? अगर कोई मेरे देश का इतना पैसा खर्च करा रहा हो और अपनी सुरक्षा करवा रहा हो मुझसे, और उसका मुझे कोई खतरा ना हो उस देश, दूसरे देश से, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, तो एक स्टेज पे आके वो बेवकूफी ही लगेगी। तो मैं इसके फेवर में हूं कि नेटो कंट्रीज के साथ में अमेरिका को पैसा इतना बर्बाद करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा इससे डाइवर्ट करके अगर आपको बताना चाहूं, जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए, ईरान की भी पॉलिसी को आपको समझना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ। ईरान ने जो ये रेजीम है IRGC, या ये कह लीजिएगा कि जो रिलीजियस रेजीम थी, अगर ये अपने दायरे में सब कुछ कर रहे होते ईरान में, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत से लोग मोनार्की मोनार्की हैं, आपके अरब में भी है, लेकिन वो दूसरे देश। आप इसका ले लीजिए एग्जांपल अफगानिस्तान का। अफगान तालिबान को सिर्फ अफगानिस्तान की बाउंड्री के अंदर शरीयत लॉ लागू लगा के अपने इस्लामिक तरीके से जीने से मतलब है।
वो आसपास के लोगों के अंदर कुछ कुछ नहीं करते, कभी नहीं छेड़ते। पाकिस्तान ने छेड़ा है तो दुल्हन लाइन पे आकर के उनको सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि दुल्हन लाइन को वो मानते नहीं। टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं लेट्स कम टू द ईरान साइड। अब ईरान की क्या था कि इनकी ईरान ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि खमेनी की सत्ता को बचाने के लिए तैयार की गई थी, 1.5 से 2 लाख लोगों के बीच में। आजकल 1,80,000 बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान की पुलिस है, उसके ऊपर एक और पैरामिलिट्री, नाम बसीज फोर्स, कट्टर, ताकि कोई मुंह ना खोल सके, जो वो चाहे वो हो। अब आप बताइए, 2 साल पहले महिलाओं का एक विद्रोह हुआ था, सब बाल काट काट करके, और कैसे कैसे सीन हमारे सामने आ रहे थे। और अभी भी इस बार जब विद्रोह हुआ है, तो बसीज फोर्स का और आईआरजीसी का जो नुमाइंदा था, या जो जो उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, वो मुज्तबा थे। मुज्तबा खोमेनी, आज के अयतुल्ला। तो कितने कट्टर है कि अपने लोग, घर के लोग, चलो 45,000 ना मारे हो, 15,000 भी मारे हो, अरे 500 भी मारे हो, लेकिन मारे माथे पे गोली मार के मार रहे हो। तो वैसी कट्टर ये सोच है। और जो इलेक्टेड लोग हैं प्रदेश के आज जैसे, उनको दरकिनार लगा रखा है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि मेरी लड़ाई, मेरी सोच ईरान के और ईरान की आवाम के बारे में बिल्कुल बिल्कुल अलग है। लेकिन आईआरजीसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनकी एक जो शाखा है उसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कुड्स, जिसके, अगर आपको याद हो, जनरल सुलेमानी, उनको बगदाद के अंदर अमेरिका ने एक ड्रोन से 2-3 साल पहले मारा था, जब मारा गया था वो, तो याद नहीं मुझे डेट एग्जैक्टली। उनके बाद में आज की तारीख में कौन है? इस्माइल कानी, जो धोखा देके बोला उसको फांसी दे दी, छुपा बैठा था, और कह रहे कि सारा युद्ध वो पीछे से, पर्दे के पीछे लड़ रहा है। इन लोगों ने क्या किया? अगर इराक में सिया की पॉपुलेशन थी, और अगर वहां सुन्नी और सिया दोनों है, और अगर सीरिया में थी माइनॉरिटी में, और या लीबिया में थी, लेबनान में थी, या यमन में थी, इन लोगों को एक मिलिशिया ग्रुप बनाया गया टेरर के रूप में, फंड किया, ट्रेनिंग दी, पैसे दिए, हथियार दिए, मिसाइल्स दी। किसके खिलाफ? 2 लोगों के खिलाफ। पहला इसराइल, बिकॉज 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को, जिसको जिसको मान्यता हम सब लोगों ने दी है, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ठीक है, 2 नेशन थ्योरी में ये जगह इसराइल की और ये जगह पैलेस्टाइन की। इन लोगों ने आज तक उसको रिकग्निशन नहीं दी है। ये कहते हैं नो, यहूदियों को जड़ से खत्म करो, डेट टू इसराइल।